हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि जब भी किसी अल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम एक ओमिक रेजिस्टेंस के क्रॉस अप्लाई करेंगे तो उस केस में करंट कितनी होगी, पावर कितनी होगी, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, ये हमने डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि जब भी अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को रेजिस्टेंस या किसी सर्किट के एलिमेंट के क्रॉस अप्लाई किया जाए तो इनके बीच में फेज डिफरेंस, इनके मैग्नीट्यूड को हम फेजर डायग्राम के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करें। तो अब हम डिस्कस करेंगे फेजर डायग्राम क्या है। अब फेजर डायग्राम क्या होता है इसके विषय में आपको जानना है, ये इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई क्वांटिटी साइन थीटा और कास थीटा के फंक्शन के फॉर्म में वेरी करती है तो हम कहते हैं वो साइनोसॉइडली वेरी कर रही है। जब भी कोई क्वांटिटी I = I0 साइन ओमेगा टी या I = I0 कास ओमेगा टी या E = E0 साइन ओमेगा टी, तो जब भी कोई क्वांटिटी साइन थीटा और कास थीटा के फंक्शन के रूप में वेरी करती है तो हम कहते हैं वो हार्मोनिकली वेरी कर रही है या साइनोसॉइडली वेरी कर रही है। अब ऐसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड, उनके बीच में फेज एंगल और उनके इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फेजर डायग्राम का यूज करते हैं। फेजर डायग्राम क्या होते हैं? फेजर डायग्राम एक रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं जिनके हेल्प से हम उन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो साइनोसॉइडली वेरी करती हैं, चाहे वो करंट हो चाहे वो वोल्टेज हो। तो जब भी कोई क्वांटिटी साइन या कास के फंक्शन के रूप में वेरी करती है और उनके बीच में हमें फेज एंगल को, उनके मैग्नीट्यूड को, उनके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक रोटेटिंग वेक्टर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं रोटेटिंग वेक्टर्स को हम फेजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेजर्स बोलते हैं। तो फेजर वह रोटेटिंग वेक्टर होते हैं, फेजर्स वह रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं जिनके हेल्प से उन फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है जो हार्मोनिकली चेंज होती हैं या जो साइनोसॉइडली चेंज होती हैं, जो साइन के फंक्शन या कास के फंक्शन के रूप में चेंज होती हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं फेजर क्या है। आइए देखें फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि फेजर्स को हम डिफाइन करें। आइए देखें फेजर क्या है। A rotating vector that is used to represent, एक ऐसा रोटेटिंग वेक्टर जिसका यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए किसको? आइए देखें अ क्वांटिटी वेराइंग साइनोसॉइडली विद टाइम, एक ऐसी क्वांटिटी जो साइनोसॉइडली वेरी कर रही हो। साइनोसॉइडली का मतलब ये होता है कि वो क्वांटिटी साइन के फंक्शन के रूप में या कास के फंक्शन के रूप में वेरी कर रही हो। तो एक ऐसी क्वांटिटी जो साइनोसॉइडली या हार्मोनिकली या साइन के फंक्शन या कास के फंक्शन के रूप में चेंज हो रही हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन रोटेटिंग वेक्टर्स का यूज करते हैं उन्हें फेजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजर्स कहते हैं। तो फेजर्स आर दोज रोटेटिंग वेक्टर्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट वेरी विद टाइम एज ए साइन फंक्शन और एज ए कास फंक्शन। मीन्स वो फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम के साथ साइन फंक्शन या कास फंक्शन के रूप में वेरी करती हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन रोटेटिंग वेक्टर्स का यूज करते हैं उन्हें फेजर्स कहते हैं। आइए देखें हम एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। यहाँ पर हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, एक हमारी अल्टरनेटिंग करंट है। देखिए दो फिजिकल क्वांटिटी हैं और दोनों साइन के फंक्शन के रूप में वेरी कर रहे हैं। यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, एक अल्टरनेटिंग करंट है। ये दोनों टाइम के साथ में साइन फंक्शन के रूप में वेरी कर रहे हैं, साइनोसॉइडली वेरी कर रहे हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको शो करने के लिए देखिए हमने ये रोटेटिंग वेक्टर का यूज किया है। ये रोटेटिंग वेक्टर है आपका OC, तो हमने रोटेटिंग वेक्टर OC का यूज किया है। ये जो रोटेटिंग वेक्टर OC है इसी
इसी को फेजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये फेजर है। किसका? करंट और ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ ओसी क्या है? फेजर है। क्या है? फेजर है। किसको यहाँ रिप्रेजेंट करेगा? ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा, अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि वो साइनोसॉइडली वेरी कर रही हैं टाइम के साथ। तो यहाँ पर फेजर क्या हो गया? ओसी एक फेजर है। अब हम देखें ये ओसी जो फेजर है इसको हम एक रोटेटिंग वेक्टर्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी जो लेंथ होगी या इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस फिजिकल क्वांटिटी के मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ ओसी की जो लेंथ होगी वो मैक्सिमम वैल्यू वो आपके अल्टरनेटिंग ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट को रिप्रेजेंट करेगी। और यहाँ पर देखिए ओडी की जो वैल्यू, ओडी की जो लेंथ होगी ये आपके करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट को रिप्रेजेंट करेगी। तो किसी भी फेजर की जो लेंथ होती है वो उस फिजिकल क्वांटिटी के मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। और किसी भी फेजर का ओएक्स डायरेक्शन से बना हुआ एंगल ये उस फेजर के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और किसी भी फेजर का वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है, वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देखिए ओडी का प्रोजेक्शन हमने वाई एक्सिस पर ओए लिया है। तो ओए जो है वो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये है I = I नॉट sin ओमेगा टी। और ओसी का प्रोजेक्शन ओबी लिया गया है वाई एक्सिस पर। तो ये E = E नॉट sin ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर वो फिजिकल क्वांटिटी साइन के फंक्शन के रूप में है तो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर लेंगे। अगर वो यहाँ कास के फंक्शन के रूप में होती तो प्रोजेक्शन हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को कास के फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रोजेक्शन हम एक्स एक्सिस पर लेंगे। और अगर हम साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर लेंगे। तो किसी भी फेजर की जो लेंथ है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और किसी भी फेजर का जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पर वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। आइए देखें, द लेंथ ऑफ फेजर रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स जिस फिजिकल क्वांटिटी का फेजर हम शो कर रहे हैं उस फेजर की लेंथ उस फिजिकल क्वांटिटी के मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा। यहाँ पर हमने शो किया कि हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ को देखिए फेजर ओसी के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओसी की लेंथ इसकी मैक्सिमम वैल्यू एप्सिलॉन नॉट को डिनोट करेगी। ऐसे ओडी के द्वारा हम अल्टरनेटिंग करंट को शो कर रहे हैं तो ओडी की लेंथ मैक्सिमम करंट आई नॉट को शो करेगी। एंड प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स उस फिजिकल क्वांटिटी की किसी टाइम टी पर वैल्यू हम जानना चाहते हैं तो हमें वाई एक्सिस उसका प्रोजेक्शन देखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि करंट की क्या वैल्यू हो किसी टाइम टी पर तो हमने प्रोजेक्शन ओए लिया है और इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ओबी लिया है। ओए रिप्रेजेंट करेगा करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को I = I नॉट sin ओमेगा टी को। ओबी रिप्रेजेंट करेगा इंड्यूस्ड या अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को E = E नॉट sin ओमेगा टी को। और ओडी की लेंथ करंट के मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा। ओसी की लेंथ जो है वो ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें, दो वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट आर नॉट वेक्टर देमसेल्व्स। हम यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को फेजर डायग्राम्स के द्वारा तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट तो हम वेक्टर के द्वारा कर रहे हैं लेकिन ये खुद वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। केवल हम वेक्टर क्वांटिटी के द्वारा इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो क्वांटिटी साइन के फंक्शन के रूप में वैरी करती हैं उनको ऐड करना, उनकी स्टडी करना, जब हम उनको रोटेटिंग वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो हमारे लिए इजी हो जाता है। इसलिए हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट को फेजर डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। They are scalar quantity, alternating current, alternating voltage दोनों scalar quantity हैं। In fact, amplitude and phases of harmonically varying scalars। हार्मोनिकली वेराइंग स्केलर उन्हें कहते हैं जो साइन या कास के फंक्शन के रूप में टाइम के साथ वेरी करते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी साइन या कास के फंक्शन के रूप में टाइम के साथ चेंज करती हैं उन्हें साइनोसॉइडली वेराइंग क्वांटिटी या हार्मोनिकली वेराइंग क्वांटिटी बोलते हैं। Harmonically varying scalars combine mathematically in the same way
as the projections of rotating vectors of corresponding magnitude and direction। तो जो हार्मोनिकली वैराइंग क्वांटिटी होती हैं उनको उनके एम्पलीट्यूड और उनके फेजेस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी एक रोटेटिंग वेक्टर्स के द्वारा, इसलिए इनको हम फेजेस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। The phase difference between two alternating quantity EMF and voltage and current is represented by the angle between the two vectors epsilon naught and I naught। अब इनके बीच में हम फेज एंगल जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए करंट और यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग EMF दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है और दोनों का ही OX एक्सिस एंगल ओमेगा डी है, तो दोनों सेम फेज में है। अगर डिफरेंट फेज में होते तो डिफरेंट लाइन के द्वारा शो किए जाते। अब आइए हम डिस्कस फ्रॉम द फिगर वी ऑब्जर्व एप्सिलॉन नॉट एंड आई नॉट बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम लाइन एंड आर मेकिंग सेम एंगल थीटा इक्वल टू ओमेगा डी विद OX सिंस दे आर इन द सेम फेज। हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ OC और OD ये दोनों एक्स एक्सिस से सेम एंगल बना रहे हैं, तो दोनों सेम फेज में है। ओके, तो ये इनका फेजर। अब फेजर डायग्राम बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम अब यहाँ पर करंट और वोल्टेज के ग्राफ को हम प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ ग्राफ से हमें देखिए क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा। जिस समय अल्टरनेटिंग वोल्टेज का पीक है मैक्सिमम है, उसी समय करंट का पीक मैक्सिमम है। जिस समय अल्टरनेटिंग वोल्टेज 0 है उस समय अल्टरनेटिंग करंट 0 है। जिस समय अल्टरनेटिंग वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम उस समय करंट भी मैक्सिमम है। जिस समय अल्टरनेटिंग वोल्टेज 0 हो गया उस समय करंट 0 हो गई, तो दोनों साथ साथ मिनिमम 0 मैक्सिमम आप एंड हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों सेम फेज में है। नंबर एक बात, यहाँ पर EMF की पीक जो है वो करंट की पीक से ग्रेटर है। रीजन क्या है कि करंट को हम अटेंड करने के लिए EMF को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो पीक कम हो जाएगी। दूसरी बात, अब हम एक पॉइंट लेते हैं EMF पर और वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस को, तो वो जिस पॉइंट पर कट करता है आपके करंट अल्टरनेटिंग करंट को, उससे हम यहाँ पर प्रोजेक्शन ड्रा कर देते हैं और हम EMF और करंट का फेजर डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा फेजर डायग्राम करंट के लिए, अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग EMF के लिए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। अब हम डिस्कस करेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में ये फेजर्स कैसे ड्रा किए जाएंगे। ओके, तो आपको याद रखना है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट की स्टडी करने के लिए AC सर्किट में हम फेजर्स ड्रा करते हैं। फेजर्स रोटेटिंग वेक्टर होते हैं जो कि किसी साइनोसॉइडली या हार्मोनिकली वेराइंग फिजिकल क्वांटिटी के को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके।